हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ईबीएस प्रैक्टिस 2020 जो आपकी सीटेट और अदर स्टेट की टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये पार्ट 7 होगा, क्लास 7 है और पीआरटी की वैकेंसी आ चुकी हैं, टीजीटी पीजीटी पीआरटी की। तो आप लोग जुट जाइए अपनी तैयारी में। और ये आपके लिए, ये नहीं सोचिएगा आपके सीटेट के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके पीआरटी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है, लिंग हू फैन किस देश का पकवान है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है हांगकांग। हांगकांग में होता है लिंग हू फैन पकवान। तो ये जो लिंग हू फैन होता है, इसमें क्या होता है, सांप का मतलब सांप को पकाकर खाने का काम किया जाता है। ठीक है, एक डिश होती है जो सांप से तैयार होती है और इसको कहते हैं लिंग हू फैन, और ये हांगकांग का प्रमुख भोजन है, प्रमुख पकवान है। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल ने की थी ब्रेल लिपि की खोज। ये फ्रांस के रहने वाले थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड है कि इसमें 6 बिंदु होते हैं, उन पर रखकर ब्लाइंड लोगों को पढ़ाया जाता है। जो अंधे होते हैं टच करके इसको फील करके, यानी कि टच करके इसको समझते हैं। जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होती है ये। और क्वेश्चन है नेक्स्ट, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो जैसे मैंने आपसे बताया 6 बिंदु इसके होते हैं। और ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की। नेक्स्ट, किस राज्य में घर बारिश के चलते जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं? तो असम राज्य में बनाए जाते हैं। ऐसे बांस खड़े करने के बाद में, बांस खड़े करके और ऊपर जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, क्योंकि असम में बारिश बहुत होती है और बारिश के चलते ये लोग ऊपर ही अपना खाना पीना रख लेते हैं और यहीं पर बैठकर आराम से खाते पीते सोते हैं। ऐसा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार आ चुका है कि 10-12 फीट ऊंचे घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, किस राज्य में बनाए जाते हैं? तो असम राज्य में बनाए जाते हैं और बांसों की हेल्प से, बांस और रस्सी की हेल्प से ये बनाए जाते हैं। आगे है, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? तो कहवा कहते हैं जम्मू कश्मीर में चाय को। ठीक है, चाय को क्या कहेंगे? कहवा कहेंगे। नेक्स्ट है, बल्लम क्या है? और जो मैंने एनसीईआरटी का आपसे डिस्कस किया था, एनसीईआरटी कंप्लीट हमारे चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ मैं एक्सपर्ट ओपिनियन पर। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की हैं, आप जाकर देख सकते हैं। एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। बल्लम क्या है? तो बल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं जो केरल में चलती है। बल्लम किसे कहेंगे? लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है जिसे क्या कहते हैं? बल्लम कहते हैं। और कहाँ पर चलती है ये बल्लम? केरल राज्य में चलती है। ये भी पूछा जा सकता है कि बल्लम किस राज्य में चलती है, तो केरल राज्य में चलती है। और बल्लम की विशेषता आपसे पूछी जाए तो ये लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है। और फ्रेंड्स, आपको अगर एनसीईआरटी कंप्लीट देखना है तो मैं कंप्लीट एनसीईआरटी यहाँ पर आई बटन में, आपको वीडियो में ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको आई बटन में आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? तो एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा जाता है, मिनिमम 100 किलोग्राम खा जाता है। नेक्स्ट है, खिजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? खिजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? राजस्थान राज्य में। और हाथियों से और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इनमें क्या है, ये जैसे इनका झुंड होता है हाथियों का, तो उसमें सबसे वृद्ध जो हाथी होती है, सबसे वृद्ध हथिनी जो होती है, वो ही नेतृत्व करती है। मादा हाथी पूरे झुंड का, पूरे ग्रुप का नेतृत्व कौन करती है? सबसे बड़ी मादा हाथी। और 100 किलोग्राम से ज़्यादा ये पत्तियां खा जाते हैं और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं हाथी। किस लिए? अपने आप को ठंडा रखने के लिए। और इनके जो कान होते हैं उनके थ्रू ये अपनी हवा कर लेते हैं। और हाथियों में जो नर हाथी होते हैं वो 14-15 साल की उम्र में ही झुंड छोड़कर चले जाते हैं और फिर केवल मादा हाथी उस झुंड में रह जाती हैं। ठीक है, और खिजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? तो राजस्थान राज्य में मिलते हैं ये खिजड़ी नामक पेड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये, इन पेड़ों को कम पानी की ज़रूरत होती है, बहुत कम पानी की। और इनकी जो लकड़ी होती है वो भी बहुत यूज़फुल होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प। इनकी लकड़ियों से ईंधन का काम कर लेते हैं ये लोग। और इसकी जो लकड़ी होती है उसको कीड़ा नहीं लगता। खिजड़ी जो वृक्ष है, इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। और इसकी फलियां सब्जी बनाने के काम में आती हैं। ठीक, और इसकी पत्तियों को यहाँ के जानवर खा लेते हैं। नेक्स्ट,
मधुमक्खी के पालन के लिए कौन सा समय उचित होता है? तो मधुमक्खी के पालन के लिए अक्टूबर से दिसंबर का महीना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, उचित होता है। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मधुमक्खी पालन करना सही रहता है, जब ज़्यादा ना तो ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी। और मधुमक्खियों में जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं और सबसे ज़्यादा काम वही करती हैं। अंडे देने का काम रानी मधुमक्खी का होता है, ठीक है। और जो नर मधुमक्खियाँ होती हैं वो आलसी किस्म की होती हैं, वो काम वाम इतना करती नहीं हैं। नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? तो कर्णम मल्लेश्वरी की बात हुई है, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो वेट लिफ्टिंग काम करती हैं, वेट उठाने का काम करती हैं और ये 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। और इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही वजन उठाने का काम शुरू कर दिया था वेट लिफ्टिंग का, और लगभग इनको 29 मेडल भी मिल चुके हैं। इनकी बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग लाइन में ही आगे निकल रही हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कर्णम मल्लेश्वरी, आप इनको ध्यान रखेंगे। और इनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन, एकदम फुली एक्सप्लेनेशन आप NCERT की हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, केरल में किन फूलों की सब्जी बनाई जाती है? तो केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं सहजने के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। केरल में केले की, महाराष्ट्र में किसकी बनाई जाती है? सहजने की बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से? अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं क्वेश्चन, हेल्पफुल आपके लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप हमारी मेहनत से अगर खुश हैं तो हमें मोटिवेट करें, जिससे कि हम और ज़्यादा आपके लिए बेहतर कर सकें। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य में होती है मधुबनी चित्रकला। और इसमें क्या किया जाता है? नील, हल्दी और पत्तियाँ वगैरह सब लेकर के चावल के पेस्ट में चावल का घोल बनाकर और उसमें उनको मिलाकर तब ये चित्रकला बनाई जाती है, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतुओं को दर्शाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और इसको मधुबनी चित्रकला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिहार के मधुबनी एरिया में फेमस है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि परफ्यूम उत्तर प्रदेश के किस राज्य में निर्मित होती है? तो कन्नौज राज्य में परफ्यूम निर्मित होती है। नेक्स्ट है, किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगते? तो नीम और कीकर की लकड़ियों पर दीमक नहीं लगते। जैसे कि आपको कोई एरिया है जहाँ दीमक बहुत ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पर आप कोई भी चीज़ बनाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियों का यूज करेंगे, इनमें कीड़े कम लगते हैं। नेक्स्ट है, कलचिड़ी यानी कि इंडियन रोबिन अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो पत्थरों के बीच में बनाती है, ये पत्थरों के बीच में रोड के किनारे बनाती है इंडियन रोबिन अपना घोंसला। नेक्स्ट, कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? तो कोयल अपने अंडे कोए के घोंसले में देती है, यानी कि कोयल अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती और कोए के घोंसले में अपने अंडे देती है। नेक्स्ट, रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये जो रेगिस्तानी ओक का पेड़ है ये भी बहुत आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये ओक का पौधा जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में वर्षा बहुत कम होती है, ज़्यादा ठंडा वो देश नहीं है ये, इसलिए यहाँ पर ओक के पेड़ पाए जाते हैं। और ये ओक के पेड़ जो होते हैं इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, बहुत कम पानी में ये हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, केरल में ज़मीन के नीचे क्या उगाया जाता है? तो टेपी कोआ उगाया जाता है केरल में ज़मीन के नीचे। ये इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केरल से आया हुआ। और इसको ये खाने का काम करते हैं, पकाकर भी खा लेते हैं जो ये टेपी कोआ उगाते हैं, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। और क्यों मनाया जाता है? ताकि ओजोन को जो क्षय हो रहा है, ओजोन का जो क्षय हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, ओजोन को छिद्र देखने को मिल रहे हैं, उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, लोगों को बताया जा सके कि ओजोन हमारे जीवन के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अगर ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ना रोके तो हमारा जीवन संभव नहीं है। और इसी जागरूकता को फैलाने के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जानवर अंडे देता है? तो पेंगुइन जो है वो अंडे देने का काम करता है। नेक्स्ट, कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है? पहले एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाएगा और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर
आगे बढ़ाएगा ऐसा कौन सा जानवर है? तो जिराफ है ऐसा जानवर जो पहले एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है, फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, हमारे आसपास में पाए जाने वाले जानवरों में से किस जानवर का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है? तो बंदर ऐसा जानवर है जो हमारे आसपास पाया जाता है और इसका प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा पहले बंदरों का खेल बहुत हुआ करता था, अब भी होता है लेकिन अब बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन पहले बंदरों का खेल बहुत होता था और उसमें बंदर को जो खेल दिखाने वाले जो होते थे वो बंदर को बहुत अच्छे तरीके से उसका मेकअप करते थे और एक साथ में उनके बंदरिया भी होती थी, यानी कि मनोरंजन के लिए इनका यूज किया जाता था। किसका? बंदरों का। ठीक है, अब भी किया जाता है। नेक्स्ट, सूरज के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक को स्तनधारी जंतु बताया क्यों? उसके अध्यापक को उसको स्तनधारी जंतु क्यों बताया? क्योंकि ये बच्चा देता है। ठीक है, सूरज के पास एक गाय है, उसके अध्यापक ने होगा यहाँ, उसके अध्यापक ने स्तनधारी जंतु बताया क्योंकि यह बच्चा देता है और जो बच्चे देते हैं वो स्तनधारी जंतु होते हैं। नेक्स्ट, पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है? तो पशुओं को कोई विशिष्ट उद्देश्य के लिए, जैसे कि गधे को रखते हैं बोझा ढोने के लिए, गाय भैंस को दूध के लिए रखते हैं, ठीक है, और कोई कुत्ता है उसको घर की रखवाली के लिए रख लेते हैं। तो ऐसे पशुओं को जब किसी उद्देश्य के साथ में रखा जाता है और उनका पालन पोषण किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे पशुपालन कहते हैं। नेक्स्ट है, जंतुओं का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है? तो जंतुओं का वर्गीकरण पोषण के आधार पर होता है। किसका क्या पोषण है? आवास के आधार पर कि कौन कहाँ रहता है, शारीरिक रचना के आधार पर कि किसके शरीर की रचना कैसी है। इन तीनों बेसिस पर जंतुओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन होता है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस की बात करेंगे। 40 क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और आउट ऑफ 40 आपको कितना लग रहा है कि आप किस किस को ठीक कर देते, कहाँ पर आपका स्कोर बेहतर रहता है, ये भी आप बताएंगे कि आपके लिए वीडियो कैसी है ये। नेक्स्ट है, अन्य मृत जंतुओं का निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो जो अन्य मृत जंतु हैं उन पर निर्वाह रहते हैं जो जंतु, जैसे कोई जंतु मर जाता है उसके बाद उस पर निर्वाह रहने वाले जंतुओं को क्या कहेंगे? तो इसके वेंजर कहेंगे उनको मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले जंतुओं को। ठीक है, नेक्स्ट, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहाँ पर करेंगे? इथोलॉजी में करेंगे। जीवों के व्यवहार का अध्ययन कि कौन सा जीव किस व्यवहार को करता है, कैसा व्यवहार करता है, इसका अध्ययन कहाँ पर करेंगे? इथोलॉजी में करेंगे। नेक्स्ट, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? तो रात में जागने वाले जो जानवर होंगे वो केवल काली और सफ़ेद रंग में ही देख पाएंगे चीज़ों को जो रात में जागते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा गर्म पौधों का जंतुओं से अलग करता है? निम्न में से कौन सा पौधों को जंतुओं से अलग करता है? तो निम्न में से कौन सा पौधों को जंतुओं से अलग करता है? गर्म नहीं होगा यहाँ पर। तो क्लोरोफिल तथा रसधानी पौधों को जंतुओं से अलग करने का काम करते हैं। आगे, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। कोई पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो कौन होगा? कौवा होगा। ठीक है, कौवा होगा जो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाएगा। पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल होगी उस पर घोंसला बनाने का काम करेगा। नेक्स्ट, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो टैडपोल जो अवस्था होती है वो मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है। जैसे कि मानव के जीवन की अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऐसे अवस्थाएं जो होती हैं, ऐसे ही मेढक की भी अवस्था होती है जो प्रारंभिक जीवन होता है उसका। जैसे हमारे यहाँ कह देते हैं शैशवावस्था है जो प्रारंभिक जीवन है, वैसे ही मेढक का जो प्रारंभिक जीवन है उसको टैडपोल बोलते हैं। ठीक है, टैडपोल। नेक्स्ट, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला एग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीटों को खाता है। जो परजीवी कीट होते हैं उनको खाएगा भैंस की पीठ पर बैठा हुआ बगुला। इसलिए इसे सहजीवी या सहपरोकारिता या सहभागिता भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों ही जीवों को लाभ मिलता है। आगे है, इनकी
1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए लेकर नहीं आई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क रखा है। आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि 1859 की एक पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें इन्होंने प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण किया। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है, इसके रचयिता आपको बताने हैं। नेक्स्ट है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है? सहभोजी कहलाएगा। मैंने जैसे अभी आपको बताया, सहभोजी या सहोपकारिता कहलाएगा जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे जीव को प्रभावित किए। जैसे भैंस की पीठ पर बगुला, ये उदाहरण आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दूसरे जीव को कोई भी हानि नहीं हो रही, कोई नुकसान नहीं हो रहा। बगुले उसके जो परजीवी कीट हैं उनको खाने का काम कर रहा है, लाभ ले रहा है कीटों को खाकर भैंस के थ्रू, लेकिन भैंस को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। ठीक। नेक्स्ट, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का काम करते हैं। तो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय वही अक्टूबर से दिसंबर होगा, सबसे अच्छा समय मधुमक्खी पालन का। आगे है, कौन जैवीय कारक नहीं है? तो प्रस्तर जो है ये जैवीय कारक नहीं होगा, जीवीय कारक नहीं होगा। पत्थर है तो इसमें क्या है, जीवन नहीं है। जीवन होता तब जैवीय कारक होता, लेकिन पत्थर में, प्रस्तर में जीवन नहीं होता, इसलिए ये जैवीय कारक नहीं है। आगे है, निम्न पंक्तियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। और जहाँ झटके की बात है कि झटके से अपनी गर्दन को कौन पीछे ले जा सकता है? तो मैना। नेक्स्ट, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यह पक्षी हैं, तो यह पक्षी हैं चील, बाज और गिद्ध। आगे है, जंतुओं में पाने वाले धारीदार चिन्ह किस कारण से होते हैं? तो जलवायु के कारण होते हैं। जहाँ जैसी जलवायु होती है वहाँ पर वैसे ही चिन्ह आपको जंतुओं में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चंस। आपको कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे।